हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। कल एसएससी सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट आया था, तो काफ़ी लोगों के अंदर डाउट्स हैं सीपीटी और डीईएसटी को लेके कि इनमें फ़र्क क्या है। क्या एक एस्पिरेंट है जिसका लिस्ट 3 लिस्ट 4 में नाम है, लिस्ट 3 आपकी सीपीटी के लिए है, लिस्ट 4 आपकी डीएसटी के लिए है, क्या उसे 2 बार टीयर 4 देना पड़ेगा। इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा आता है, कैसे एग्जाम सेंटर में आपको जाना होता है, किस तरह से चेकिंग होती है, ठीक है, एग्जाम कब हो सकता है सीपीटी और डीएसटी का, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में किसी और तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले ये रिजल्ट का राइटअप है। आपने देखा यहाँ पे लिस्ट 3 सीपीटी कैंडिडेट्स के लिए है जो सीपीटी देंगे, और लिस्ट 4 है डीएसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको सीईटी सीपीटी या डीएसटी कुछ भी नहीं देना होता, तो उसमें अगर आप टीयर 4 में यहाँ पे अपीयर भी नहीं होते तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है पर्टिकुलर पोस्ट में, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट हो गई। ठीक है, आपको किसी और डिपार्टमेंट में जाना है जिसमें इस कंपल्शन नहीं है, मैं बताऊंगा किस किस डिपार्टमेंट में आपको कौन कौन सा जॉब एग्जाम देना पड़ेगा इनमें से। बाकी बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसके लिए कुछ भी नहीं देना होता, ना सीपीटी ना डीएसटी, तो उसके लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हो, नहीं भी अपीयर हुए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि सभी लोग सीपीटी या डीएसटी में जाए, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी फाइनल तक, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, वो इसके बाद आता है टीयर 4 के बाद। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये जाना कि लिस्ट में आपका नाम होगा, तो जो लिस्ट 3 वाले हैं वो ऑब्वियसली लिस्ट 4 में भी क्वालिफाई करेंगे, तो उनके लिए सीपीटी और डीएसटी दोनों बनते हैं, लेकिन एग्जाम एक ही देना होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। उससे पहले चलो पहले ये देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी देना है, कौन सी पोस्ट के लिए डीएसटी देना है। सीपीटी आपको देना होगा अगर आप एएसओ इन सीएसएस एमईए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में लगना चाहते हो, इंस्पेक्टर लगना चाहते हो सीबीईसी में, प्रिवेंटिव ऑफिसर लगना चाहते हो, या फिर आप एग्जामिनर लगना चाहते हो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। ठीक, तो मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर के लिए सीपीटी कंपलसरी है। ठीक है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अगर आप बनना चाहते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, तो कंपलसरी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ना सीपीटी कंपलसरी है ना ही डीईएसटी कंपलसरी है, उसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता। ठीक है, अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी कोई कंपलसरी नहीं है। अगर रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो उसमें भी ना सीपीटी देना ना डीएसटी देना। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए आपको ना सीपीटी देना ना डीएसटी देना। तो जो जॉब्स लिखी हुई है बस इसके लिए जरूरी होता है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो इन जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर क्वालिफाई नहीं भी कराएं इन पर्टिकुलर पोस्ट में आप, तो क्या होगा, आप जब प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे उसके अंदर जो नेक्स्ट जॉब होगी आपको वो मिल जाएगी, तो कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। दिक्कत आती है कब, जैसे हमने कहा एक होता है टैक्स असिस्टेंट पोस्ट जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है सीबीडीटी और सीबीआईसी में, क्योंकि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, इस पोस्ट के लिए आपको डीईएसटी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, डीईएसटी मैंडेटरी है, तो मतलब अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, आप इन जॉब्स के लिए जा रहे हो, तो अगर आपने डीईएसटी क्वालिफाई नहीं करा तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप ठीक है आगे नहीं पहुंचोगे। तो जरूरी है कि इसकी भी तैयारी की जाए, जिससे कि हम कोई भी डाउट हमारा यहाँ पे ना रहे। अच्छा, एक बार बता देता हूँ कि एग्जाम कब तक कब होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे पिछले साल क्या हुआ था 2017 के अंदर, जो आपका टीयर 3 का रिजल्ट आया था वो आया था 9 मई 2019 को, और शायद 12 मई को, 12 या 13 मई को, आई एम नॉट 100% श्योर, आपके मार्क्स आ गए थे 3 से 4 दिन के अंदर। तो ऐसे ही आपका अभी रिजल्ट आया है 31 तारीख को, 3-4 अक्टूबर के आसपास हो सकता है आपकी क्या आ जाए, मार्क्स आ जाए, या हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 4 अक्टूबर को संडे है, मंडे को भी आ सकते हैं। तो 4 या 5 अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक, कट ऑफ आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। अभी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस आया है, डेट्स आ गई हैं CHSL 2018 स्किल टेस्ट की। ठीक है, अब पहली बार क्या हुआ, थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट साथ में होता था, मतलब एक दिन डीवी हुआ उससे अगले दिन आपका स्किल टेस्ट हो जाता था। इस बार चेंज कर दिया, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा सभी बच्चों का। पहले होता था 10 से 15 दिन तक आपका डीवी और स्किल टेस्ट चलता था, लेकिन अभी एक दिन में सारा का सारा आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो 26 तारीख को है, तो एक दिन में आपने स्किल टेस्ट दिया, सभी की टेंशन एक दिन के अंदर खत्म। जो किस तरह से लिया जाएगा उसके लिए एसएससी एक डेमो देगा, जिससे सभी एस्पिरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना है एग्जाम टाइम में। तो ये भी एक अच्छा स्टेप लिया है एसएससी ने कि डेमो देके बता दिया जाए, वरना हर बार कन्फ्यूजन रहती है चीज़ें कैसे चलेंगी। जो पहली बार कुछ नया होता है तो पता ही नहीं चलता, और फिर एसएससी का रिकॉर्ड ऐसा भी रहा है कि कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं बच्चों को। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है एसएससी ने अपनी तरफ से कि एक डेमो दे दिया जाए, साथ ही साथ एक दिन में ऑल ओवर इंडिया स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का 2018 का जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो दिसंबर में होगा। ठीक है, देखो सीपीटी में 3 मॉड्यूल होते हैं और डीएसटी में सिर्फ 1 मॉड्यूल होता है। डीएसटी में होता है सिर्फ डेटा एंट्री स्किल्स, मतलब टाइपिंग आपकी देखी जाएगी,
टाइपिंग क्या होती है बेसिकली, ये वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल है सीपीटी का, समझ आया। तो सीपीटी में 3 एग्जाम देने हैं आपको और डीएसटी के लिए सिर्फ 1 एग्जाम देना है। और सीपीटी अगर आप दे रहे हो तो उसमें डीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर आप सीपीटी में जा रहे हो, आप लिस्ट 3 में आपका नाम है, सीपीटी क्वालिफाई कर रहे हो, तो डीएसटी अलग से नहीं देना, जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है वही डीएसटी माना जाएगा। ठीक, इसमें करना क्या होगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2000 की डिप्रेशन मतलब वर्ड्स होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी प्रीवियस ईयर की सीट। 2000 वर्ड्स टाइप करने हैं आपको। वहां पे एक हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, एक पेपर दे दी जाएगा सीट, उसमें 2000 की डिप्रेशन होंगे, उसे देख के आपको जमीन पे, इसमें मतलब पेपर पे देख के ऐसे ऐसे टाइप करना होगा। ठीक, ऐसे चलेगा सारा का सारा। मतलब टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 27 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। तो कोई बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं है, आप अभी से भी स्टार्ट करोगे 2 महीने में आप आराम से 40 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वीडियो सर्च करोगे आप, ठीक है, शुभम जैन लिख के यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, टाइपिंग कैसे करनी है, फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से मिले, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, राइट। उसके बाद हमने कहा कि ये टाइपिंग सीखनी है, रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा भी दोगे और बिल्कुल टाइपिंग अभी नहीं आती तो भी कर सकते हो 2 महीने के अंदर। ठीक है, 1 घंटा सुबह दे लिया, 1 घंटा शाम दे लिया, काफी है, इतना टाइपिंग हो जाएगी। बाकी एक स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, MS एक्सेल। जो वहां पे वर्जन मिला था पिछली बार वो 2007 वर्जन मिला था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और जो लैपटॉप थे आपके वो विंडोज थे, मतलब ठीक है, विंडोज होते हैं ना, एक मैक के लिए ओएस होता है आपका, विंडोज होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल विंडोज वाले थे और 2007 वाला वर्जन मिला था, तो उसी पे प्रैक्टिस करके जाना। हो सकता है कुछ लेवल्स में आपको एडवांस वर्जन 2010 2012 वाला भी मिले, लेकिन 2007 वाला, जैसे मैं गया था तो मेरे पास तो लैपटॉप में 2016 वाला वर्जन था, अब तो 2019 वाला है। ठीक, तो मतलब मैं वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, भी बहुत चीजें नहीं पता थी, तो मैं गया वहां पे। अब मैं कुछ कीज कमांड शॉर्टकट्स दबा रहा हूँ, कुछ ऊपर देख रहा हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट आया, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम ही है, वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल के लिए भी 15 मिनट, स्प्रेडशीट के लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको, और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स मतलब पीपीटी के लिए भी 15 मिनट का टाइम मिलता है। देखो पीपीटी आप कर लोगे 15 मिनट में, प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल टाइपिंग कर लोगे 15 मिनट में। सबसे मुश्किल क्या होता है, स्प्रेडशीट बनाना 15 मिनट में, इसमें टाइम का ट्रैक छूट जाता है। तो आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2007 वाले वर्जन पे करो वर्ड के, 2010 वाला भी आएगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, वरना 1-2 बार देख के चले जाना 2010-12 वाला वर्जन भी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड का। ठीक है, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स आएगा 15 मिनट के लिए, उसका टाइम दिया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको एक एग्जामिनर होगा, वो बोलेगा टाइम कितना है। इसमें तो मॉड्यूल 1 में तो आपको वहाँ पे टाइम क्लॉक लग रही होगी, वहाँ पे आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी, लेकिन मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, वो सारी चीजें आपको बताएगा वहाँ पे। ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, वो टाइम बताते रहेंगे कि अब स्टार्ट करो तो प्रेशर और ज्यादा बन जाएगा आप लोगों के ऊपर, तो इसमें टाइम का थोड़ा इशू रहता है। स्प्रेडशीट वाले पार्ट में इन दोनों में निकाल लोगे आप, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप शीट से प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद जो शीट है उसी से प्रैक्टिस करते हुए चलना। चलता हूं आगे। अच्छा, इसकी कट ऑफ देखने से पहले पैटर्न देखें क्या, चलो एक बार प्रीवियस ईयर की शीट देख लेते हैं जो आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगाई गई थी। उसमें देखो आपको जो टाइप वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल, अब मैंने कहा डीएसटी, जो डीएसटी है उसमें तो सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, मतलब वो आपका सिर्फ 15 मिनट का पेपर है और कुछ नहीं है डीएसटी में। ठीक है, उन लोगों को बस टाइपिंग करनी होगी। इस तरह का एक पैसेज दे देंगे आपको, कितने दिख रहे हैं, 2000 की डिप्रेशन थे, 2060 की डिप्रेशन दिख रहे हैं, तो जितने भी हैं आपके चेक किए जाएंगे। आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है लिखना। ऐसे आपको वर्ड काउंट दे रखा होगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं एक लाइन के अंदर, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अब जो इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी गलत हो जाएगा। ये आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको दबाना है टैब। हर वर्ड के बीच में सिर्फ सिंगल स्पेस देना, अगर डबल स्पेस दे दिया तो आपके एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सिंगल स्पेस, एज लिखा एक सिंगल स्पेस, फिर दा लिखा एक सिंगल स्पेस, फिर हाउस लिखा सिंगल स्पेस। कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना, ये एच है तो कैच कैपिटल आएगा। कोमा है, कोमा के बाद एक सिंगल स्पेस, ऐसे ही चलेगा। फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप के बाद भी एक सिंगल स्पेस लगाना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर फुल स्टॉप के बाद तो यहाँ पे डबल स्पेस दिख रहा है, गलत हो जाएगा अगर डबल स्पेस लगा दिया। सिंगल स्पेस लगाना है जैसे आप फ्लो में करते हो। ये पैराग्राफ एंड हुआ, एंटर मारा, अगला पैराग्राफ स्टार्ट करा, एक टैब दबा दिया, चल दिया आगे। ठीक है, ऐसे ही चलोगे, यहाँ पे एंटर दबाओगे, एक टैब दोगे, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोज भी बना रखे हैं जिसमें मैंने देखा 0% एरर भी है लोगों की, मतलब बिल्कुल सही। उनसे भी मैंने बात करी थी तो उन्होंने यही चीज बताई कि उन्होंने ऐसे ही टाइप करा था। ठीक, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे दिख रहा है 2 स्पेस, लेकिन देना है सिंगल स्पेस। और आपको ये नहीं देखना, अगर आप लाइन में वहां पे टाइप करोगे ना, जैसे ये तो लाइन आपकी दा पे खत्म हो रही है, वहां पे दा पे खत्म नहीं होगी, हो सकता है आप जो आपकी लाइन खत्म हो वो एगो पे खत्म हो या ईयर्स पे खत्म हो, तो आपको ऐसे चलना है। दा के बाद एंटर नहीं मारना, नो एंटर। एंटर कब मारोगे आप, सिर्फ जब पैराग्राफ एंड हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले कोई एंटर नहीं करना। स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले टैब मारना है। ठीक है, और फुल स्टॉप के बाद एक सिंगल स्पेस देना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इनमें गलती कर दी फेल हो जाओगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बड़े ध्यान से लिखने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई बहुत मुश्किल पैराग्राफ नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी होगी तो कर लोगे।
जैसे ये जो एस्पिरेंट है इस तरह की कॉपी मिलेगी आपको। जब आप प्रिंट निकालोगे ना, ये वाला आपको पेपर दिया जाएगा, इसे देख के आप पूरा का पूरा टाइप करोगे। उसके बाद जो शीट बनेगी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की शीट बनेगी, उसमें आपका नाम रोल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ जो आपने लिखा है ना एज इट इज, वो ऐसे जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे आप फ्यू ईयर्स पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे खत्म हुआ था आपका ओल्दा पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको टैब मार के स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में गलती की रही, टैब नहीं मारा स्टार्टिंग में, तो वो वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बाकी सब जगह ठीक है। टैब मार के आपका हो सकता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चला जाए, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मैंने कहा ये पूरे लाइन में लिखते रहना, फिर आगे बढ़ते रहना अपने आप। एंटर सिर्फ यहाँ पे मारोगे मेजर्स पे पहुँचने के बाद। लास्ट में आपको साइन करने पड़ेंगे, आपको अपना लिखना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है, एज द हाउस नोज द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट, ये सारी चीज़ें मतलब आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स लिख दोगे। स्टार्टिंग की एक लाइन आपको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखनी होती है जैसे आप पेपर में देते हो, और ये डेट डालनी होती है, रोल नंबर डालना होता है आपको। ठीक, उसके बाद ये डीएसटी मॉड्यूल हो गया। उसके बाद आपका होता है सीपीटी मॉड्यूल। अब सीपीटी मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट करा और ये आपका है एक्सेल की सीट। तो यहाँ पे दे दिया बिल्कुल हूबहू, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जैसा यहाँ पे आपको दे रखा है। और यहाँ पे नीचे क्या दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कौन किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस क्या लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताई जाएगी कि हमें क्या करना है। फॉन्ट ये वाला रखना है, ठीक है, साइज इतना होना चाहिए, स्पेस इतने छोड़ने, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करनी है। नो कैलकुलेशन शुड बी डन मैनुअली। जो भी वर्कशीट है आपको हाथ से कैलकुलेशन करके कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज बताना था, राइट, तो ये सारी चीज़ें लिख के एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, बिल्कुल जो इनंडेशन है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के बाद एंटर आना चाहिए 2017-18 बिल्कुल राइट कॉर्नर में होना चाहिए, इन क्रॉस राइट कॉर्नर में होना चाहिए, ये वैल्यूज राइट कॉर्नर्स में कोमा बिल्कुल ऐसे आने चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से रखनी है आपको। ठीक है, अब आप टाइपिंग कहीं से सीख रहे हो या फिर एक्सेल का कहीं से सीख रहे हो तो वहां से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का आपको फंक्शन लगाना है यहाँ पे, ये नहीं करना कि खुद से डायरेक्टली सोल्व कर दिया। ठीक है, खुद यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज पेन पेपर लगा के कर दिया और यहाँ पे निकाल दिया, नहीं। यहाँ पे जो एक्सेल के फॉर्मूला है वो यूज करने हैं। यहाँ पे भी एक्सेल का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, वरना फेल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। अब मैं दिखाऊंगा, फॉर्मूले की वेटेज बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया, एक्सेल का समझ आया। जैसे ये जो करा था उसमें थोड़ी एरर्स हो गई थी क्योंकि टाइम की कमी रहती है, मैंने कहा, और विंडोज चेंज होती है, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं करी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे था, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इंडेंटेशन में, या फिर बिल्कुल सेम फॉर्मेट नहीं बन पाया, आगे पीछे हल्का बहुत हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 81 नंबर फिर भी मिल गए। 81 कितने में से 100 नंबर का आपका ये वाला होता है एक्सेल का। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे पावर पॉइंट की शीट आती है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हम जब आरटीआई से कॉपी मंगाई थी थोड़ी गंदी हो गई थी ये, तो आप ये देख लेना, इसमें ऐसे बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, इस हिसाब से आपको बनाने होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारा आपको देख के यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है बनाने के लिए, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फूटर, हेडर, सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, डेट डालनी पड़ेगी, रोल नंबर डालना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में जैसा इसमें दे रखा है। तो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मिलेंगी, उस हिसाब से आप लिखोगे। और कुछ गलती कर दी आपने तो सब चीज़ के मार्क्स कटेंगे। जैसे कैटेगराइजेशन लिखना था, एम लिख दिया गलती से, टाइपिंग एरर है, मार्क्स कट गए। ठीक है, कुछ चीज़ें और गलती हो गई थी। बाकी जो प्रिंट निकालना होता है आपको, उसको उस पर नाम वगैरह चीज़ें लिखनी होती है, रोल नंबर हाथ से भी लिखना होता है, तो उसमें कुछ एरर है तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। बाकी मार्क्स मिलेंगे 100 में से। 100 में से आपके जैसे इसमें शीट में थोड़ी गलतियां थी उस वजह से 87 नंबर रह गए। ठीक है, वरना 100 में से 100 भी ला सकते हो पावर पॉइंट में आराम से। एक्सेल में भी 90+ स्कोर किया जा सकता है। बाकी ये इवैल्यूएटर के ऊपर वो कैसे चेक करता है। तो ये समझ आया तीनों मॉड्यूल कैसे हैं। हर मॉड्यूल के लिए 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। एक मॉड्यूल आपने दिया, पहले वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल हो गया, उसके बाद 10-15 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है कि वो सीट वगैरह कलेक्ट करेंगे, आपसे चीज़ें बताएंगे, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर देंगे आपका, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल, इस तरह से आपका चलेगा। तो लगभग ये मान के चलो कि आप जैसे 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, मैं मानता हूँ आपका अगर 11 बजे भी स्टार्ट होता है या 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे जब भी स्टार्ट हो रहा है, तो 2 घंटे के अंदर ये सारा निपट जाएगा। तो 1 बजे तक आप यहाँ से भी फ्री हो जाओगे। सेम मैंने कहा था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सुबह 8-9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो 1 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। ये दिल्ली का सीन है। ठीक, बाकी किसी किसी सेंटर पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कोविड-19 की वजह से चेंजेस आएंगे। ठीक है, थोड़ा दूरी बनाई जाएगी, चीज़ों को आराम से किया जाएगा, तो लंबा टाइम भी खिंच सकता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है, जो भी है, ठीक है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है उसमें कुछ फुल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हाफ मिस्टेक्स होती हैं। जैसे हमने कहा 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं कितने मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। जबकि CHSL में उल्टा है, 10 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन CHSL एग्जाम में करना होता है, उसकी टाइपिंग मुश्किल होती है।
आप यहाँ पे चलोगे, जैसे कोई भी आपने वर्ड मिस कर दिया या फिर गलत वर्ड लिख दिया तो आपका क्या होगा, आपकी फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी। जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड मैन, राइट। अब मैंने क्या करा, गलती से यहाँ पे मैं गुड लिखना मैं भूल गया तो फुल मिस्टेक काउंट की जाएगी, ही इज अ मैन लिख दिया। गुड की जगह मैंने लिख दिया बैड मैन, या गुड की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, ही इज अ बेटर मैन, कुछ भी मैंने गलत वर्ड लिख दिया तो एक ओमिशन या एक सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा जिसको फुल मिस्टेक की तरह काउंट किया जाएगा, आपके टाइपिंग के एरर कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। अगर हम बात करें कोई वर्ड आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे क्वेश्चन में था ही इज अ मैन और फ्लो में आपका मजा आ रहा था लिखने में, आपने लिख दिया ही इज अ गुड मैन, ये आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया तो ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी, आपने वर्ड ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। कुछ होती है हमारे पास हाफ मिस्टेक्स। हाफ मिस्टेक्स का मतलब क्या है, ये गलती पूरी मानी जाएगी, बड़ी गलती है, ये आधी गलती मानी जाएगी, तो एरर आधा कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है स्पेसिंग एरर। जैसे आपको लिखना था रियली सॉरी फॉर दैट, जैसे आपको लिखना आई होप, इन्होंने एग्जांपल दे रखा, आपने आई होप में स्पेस देना था, आपने लिख दिया आई होप, स्पेस देना भूल गए तो हाफ एरर कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब हाफ एरर मतलब ये 5 वर्ड है, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हैं तो मतलब आपका 2.5 कैरेक्टर्स का लॉस हो जाएगा, 2.5 कैरेक्टर्स रॉन्ग हो जाएंगे टोटल 2000 कैरेक्टर्स में। मेरे हिसाब से ये ऐसे ही होगा। फुल मिस्टेक का मतलब क्या है, कोई आपको वर्ड लिखना था गुड, आपने गुड लिखना भूल गए तो मतलब 4 कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर्स का आपको नुकसान हो जाएगा। इस तरह से चेक की जाएगी जहां तक उम्मीद है, बाकी ऐसे ने बिल्कुल क्लियर तो नहीं बता रखा, लेकिन मेरे हिसाब से यही बनता है स्पेसिंग एरर का मतलब। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, फुल स्टॉप के बाद एक बच्चा था जिसने 2-2 स्पेस दे दी और वो फेल हो गया। उसने क्या करा, 2-2 स्पेस दे दिए तो एक स्पेस का एरर कैलकुलेट किया जाएगा इस वाले वर्ड के साथ, और उसका जो एरर बने बहुत ज़्यादा बन गए फुल स्टॉप के बाद 2-2 स्पेस देने की वजह से, और उसका फाइनल सिलेक्शन खत्म हो गया अब सिर्फ इस वजह से क्योंकि फुल स्टॉप के बाद उसने 2-2 स्पेस दे दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पेसिंग एरर अगर ज़्यादा कर रहे हो आप फेल हो सकते हो, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद एक सिंगल स्पेस देना जैसे नॉर्मली हम टाइपिंग में करते हैं। एक बंदा ऐसा भी था, सॉरी मैं बताना भूल गया, फुल स्टॉप के बाद उसने स्पेस ही नहीं दिया, फुल स्टॉप दिया, उसने लिखा ही इज अ मैन, फुल स्टॉप दिया, उसके बाद फिर लिख दिया बिना स्पेस दिए राम इज गुड। अब हुआ क्या, गलती देखो यहाँ पे, ये एक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की गलती चली गई, इसका हाफ एरर निकालोगे ना इट विल बी बिग, आपका सिलेक्शन खत्म। तो ये गलती नहीं करनी, फुल स्टॉप के बाद एक सिंगल स्पेस जरूर देना है क्योंकि स्पेसिंग एरर से हाफ मिस्टेक कैलकुलेट होगी, आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहोगे तो मैं दोबारा आपको कॉपी भी दिखा दूंगा, वरना यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने बना रखी है उससे रिलेटेड एक वीडियो, ठीक है, वहां से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी वर्ड है आपने रिपीटेशन कर दिया या फिर आपने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी, उसके लिए भी हाफ एरर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे आपको लिखना था स्पेलिंग, आपने लिख दिया सीपलिंग, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक कैलकुलेट की जाएगी। आपको लिखना था गुड, आपने लिख दिया यहाँ पे गोड, ठीक है, तो एक 0 ओमिट कर दिया आपने तो हाफ मिस्टेक। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे आपको लिखना था हाउस, आपने लिख दिया हाउस, तो ये भी हाफ मिस्टेक कैलकुलेट की जाएगी, ठीक। पेंसिल से या पेन से आप कोई करेक्शन करोगे प्रिंटेड शीट के अंदर, वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो एरर है, हो सकता है आपको ज़्यादा दिक्कत करे, कैंडिडेचर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो पेन पेंसिल से कोई करेक्शन नहीं करनी है आपको, जो करोगे आप टाइप करते टाइम ही करना। कुछ लोगों को डाउट होता है सर बैक स्पेस अलाउ है क्या, बिल्कुल अलाउ है, पहले टाइप कर लो सारा पैसे, टाइम मिल गया, जैसे मैंने हुआ था मेरा 8 मिनट में टाइप हो गया था, वैसे तो मैं 5 मिनट में ही कर देता हूँ, इतने 2000 की डिप्रेशन में टाइपिंग स्पीड 80 से ऊपर है, लेकिन अगर मैंने जब करा था मेरा 8 मिनट लग गए थे क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी था, कीबोर्ड मुझे लैपटॉप पे करने की आदत थी तो कीबोर्ड पे करना पड़ा, तो हाथ सेट करने में थोड़ी दिक्कत आई, तो आप लोग कीबोर्ड भी प्रैक्टिस करके जाना। तो 8 मिनट लगी थी, 7 मिनट में क्या करना था, बस दोबारा चेक ही तो करना था कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। तो बाकी जल्दी से जल्दी निपटा लो, CHSL की प्रैक्टिस कर रखे तो 8 मिनट में वैसे ही आपको वहां पे करना पड़ेगा, तो 8 मिनट में कर रहे हो, 7 मिनट बची में अपना जाओ पीछे जाओ, बैक स्पेस दबाओ, जितनी भी गलतियां सारी की सारी खत्म कर दो और 100% एक्यूरेसी लेके आओ इसके अंदर, ठीक। अब जो मॉड्यूल 1 था मैंने वो बताया, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 देखोगे आप, इसके अंदर जो वेटेज होती है 100 नंबर का आपका मॉड्यूल 1 होता है, जो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे, राइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मॉड्यूल, हाँ ठीक है, चलो। जैसे ये CGL 2017 का रिजल्ट था, इसमें DST में 0.91 लिखा है, मतलब एरर कितना है 0.91%। टोटल अगर 100 करेक्टर्स है तो 0.91 गलत है, तो एरर परसेंटेज यहाँ पे आती है आपकी 0.91। और आप कट ऑफ देखेगा ना, कैटेगरी वाइज DST की कट ऑफ क्या है, या मॉड्यूल 1 की बात करूं तो CPT की मॉड्यूल 1 हो गया या फिर DST हो गया,
ठीक है। डीएसटी की वैसे अलग से कट ऑफ आती है, मॉड्यूल 1 की कट ऑफ अलग आती है, लेकिन है दोनों सेम ही चीज, और आप देखोगे कट ऑफ भी दोनों का बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक, तो यूआर कैटेगरी से बस 5% एरर अलाउड है। अगर आपके 6% एरर हो गए ना तो आपका सिलेक्शन खत्म, आप फेल। ठीक है, बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। अभी एक दिखा देता हूँ, CHSL का था शायद फेल का, चलो 1 मिनट में दिखाता हूँ अभी वो। और अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स है मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। ठीक है, मॉड्यूल 1 के आपके सेपरेट मार्क्स हैं, वो आपको अलग से क्वालिफाई करना है। अगर वो आप क्वालिफाई कर जाते हो सीपीटी में या डीएसटी में, उसके बाद ही आपके मॉड्यूल 2 जो पावर पॉइंट और एक्सेल का मॉड्यूल है वो चेक किया जाएगा। एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों मॉड्यूल आपके 100 नंबर के हैं। कंबाइंड जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो 120 नंबर थी यूआर कैटेगरी से, मतलब 200 में से आपको 120 लाने हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 81 है, एक में 87 है, दोनों को मिला के कितने नंबर बन गए, ये बन गए 168, तो क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाइंग के मार्क्स तो कुछ जुड़ेंगे नहीं, तो अगर आपके 121 भी होते तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। दोनों के कंबाइंड मार्क्स देखे जाएंगे। हो सकता है आपके एक्सेल में रह जाए 40 नंबर और पावर पॉइंट में आ जाए आपके 81 नंबर, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ थी, इट कैन चेंज, बट जनरली 2016 में भी मेरे ख्याल से यही कट ऑफ थी, तो इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता। तो ये कट ऑफ मान के चलो आप कि ये 40 और 81 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मॉड्यूल में मिला के 200 में से 120 आने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सीपीटी में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, एग्जाम में कोई ब्लंडर कर दें या बिल्कुल ही देख के ना जाए, ज्यादा लापरवाह हो जाए, तो थोड़ा देख के जाना। ठीक, और उसके बाद टैक्स एंड डीईएसटी की जो कट ऑफ आती है परसेंटेज एरर कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई एम क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलें आगे। अब एक बार वेटेज देख लो और फिर आज की सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, या फेल वाला भी दिखाऊंगा एक बार CHSL का। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे CHSL की कट ऑफ परसेंटेज अलग आती है, ये CHSL का परसेंटेज का कट ऑफ का क्राइटेरिया है 2017 का। इसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा लाउड है CGL से, क्योंकि CGL में टाइम कम मिलता है, CHSL में ज़्यादा मिलता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो अभी तो नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखा देता एक, हाँ ये रहा, राइट। ये एक बंदे का CPT का स्कोर कार्ड है। जो क्या हुआ, DST में जो परसेंटेज एरर अलाउड थे वो 5% एरर अलाउड थे, राइट। इन्होंने कर दिया 7.05 एरर। अब 7.05 DST में ही एरर हो गया, तो इसका मतलब आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो आपका CPT का मॉड्यूल तो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो फेल होते हैं कुछ लोग। ठीक है, 98% क्वालिफाई कर जाते हैं, 1-2% फेल हो जाते हैं। अगर जो बिल्कुल सीरियसली ना हो ऐसे चले जाते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, फाइनल स्टेज है, अब तक की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। अब एक बार मॉड्यूल की वेटेज दिखा देता हूं, किस तरह से मॉड्यूल की वेटेज रहती है। आप यहाँ पे देखोगे इवैल्यूएशन गाइडलाइंस दे रखी हैं कि फॉर टेस्ट इन पावर पॉइंट कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। 100 नंबर का होगा आपका। ठीक है, 5 नंबर की अगर हम बात करें, आपका जो मैटर था वो एक पेज में प्रिंट था। अगर आप उसे 2 पेज में गलती से ले जाते हो, आपने कुछ मतलब इसका मतलब एरर किया होगा, आपने फॉन्ट साइज सेम ना रखा होगा या कुछ और करा होगा, तो 5 नंबर कट जाएंगे अगर एक पेज से ज़्यादा चला गया। ठीक है, 5 नंबर इसके हैं कि सेम पेज पे आना चाहिए। अगर लेआउट इम्प्रॉपर है, हेडलाइंस इम्प्रॉपर है, अलाइनमेंट सही नहीं है, तो हर एक मिस्टेक का आपका 2-2 नंबर काट लिया जाएगा। मैक्सिमम 20 नंबर आपके इस चीज़ के लिए काटे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हो, लिखते टाइम आपने गलती कर दी, टेक्स्ट नंबर कुछ चेंज हो गया, बोल्ड अंडरलाइन सही से नहीं हुआ, तो इसके लिए आपके 2 नंबर हर एक मिस्टेक के काटे जाएंगे। ठीक है, सही बॉर्डर नहीं बनाए गए, शेप सही नहीं डाली गई, उसमें गलती कर दी तो 5 नंबर एक मिस्टेक के काटे जाएंगे। ठीक है, और बुलेट वगैरह सही हेडिंग नहीं डाले, अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, बाकी वही चीज़ है, तो हर मिस्टेक के ये मान के चलो हर एक पर्टिकुलर मिस्टेक के आपके 2-2 नंबर हर जगह काटे जाएंगे। यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि कोई भी मिस्टेक कर रहे हो 2 नंबर कटेंगे। बॉर्डर वगैरह में गलती कर दी तो आप शेप में गलती कर दी तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। अच्छा, आपको क्या करना है, अगर फॉन्ट साइज में ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, गलती से जो उन्हें फॉन्ट साइज दे रखा उन्होंने, अगर गलती से उन्होंने बढ़ा दे दिया और आपका एक पेज में नहीं आ पा रहा, तो हल्का सा फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, वो अलाउड है, लेकिन जनरली जो आपको वहाँ पे दिया जाएगा फॉन्ट साइज वही रखना आप। ठीक है, वो एक पेज में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर एक्सेल की बात करें तो इसकी गाइडलाइन समझनी बहुत जरूरी है। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर आप देखोगे जो एक्सेल शीट है आपको वो बनानी है। ठीक है, जो एक्सेल शीट है सभी सब्जेक्ट में सही होगी, सही बनाई है आपने तो पूरे 100 नंबर मिलेंगे। डिडक्शंस किस तरह से होंगी, अगर एक पेज से ज़्यादा चला गया तो अगेन 5 नंबर कट जाएंगे। लेआउट में कोई दिक्कत आई, पोजीशनिंग में दिक्कत आई, सेल्स की कुछ भी अलाइनमेंट में दिक्कत आई, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे हर एक मिस्टेक के लिए। ठीक है, टेक्स्ट डेटा एंट्री चेंज, फॉन्ट इफेक्ट्स कुछ चेंज करा आपने, बोल्ड अंडरलाइन, तो हर मिस्टेक के 2 नंबर, जैसे पावर पॉइंट में था। अब बात आती है करेक्ट फॉर्मेट एंड सेल वैल्यूज आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सही वैल्यूज नहीं आई, तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ये 50 नंबर का है। अगर आपने कैलकुलेशन खुद कर दी और फॉर्मूला यूज नहीं किया तो हर एक मिस्टेक के लिए 10 नंबर काट दिए जाएंगे।
5 वैल्यूज है, 50 नंबर कट जाएंगे, आप फेल होने के चांसेस हो जाओगे। अगर आपने फॉर्मूला लगाया, खुद से मैनुअल कैलकुलेशन कर दी, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वैल्यू बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है, तो 5 नंबर मिलेंगे। मान लो आपने फॉर्मूला सही लगाया, उसके बाद कुछ गलतियां आ गई तो 5 नंबर कट जाएंगे, वरना आप सही फॉर्मूला लगाओ, सही वैल्यूज आपके आएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग नहीं है, मैंने आपको दिखाया था, उसमें गलतियां भी थी, तब भी 168 मार्क्स आ गए थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के मार्क्स ज़्यादा कट जाएं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यही है कि इस एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर बचपन में पढ़ा रखा है, थोड़ा यूज करने के हैबिचुअल हो कंप्यूटर के, टाइपिंग सीख लेना, वर्ड और एक्सेल बहुत सिंपल आता है, ठीक है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8-10 दिन भी अगर वर्ड और एक्सेल को दे दोगे, अगर पहले कभी बचपन में कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8-10 दिन बहुत है, ठीक है। मैं तो बल्कि 2-3 दिन में ही करके गया था, जो बस देखी थी 2-4 वीडियो और चला गया था। बाकी ऐसा क्योंकि मेरा काम पड़ता रहता है तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन आप लोग जब जा रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा। आप मुझे अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। आप CGL CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL 2019 CHSL 2019, बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी आ रखी हैं, उन सब वीडियोज का फायदा उठाओ, फ्री वीडियोज हैं, ठीक है। PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, से CGL 2020 की तैयारी करना चाहते हो, CGL 2021, CHSL 2020, CHSL 2021 या कोई और एग्जाम जो SSC लेता है, तो SSC के सभी एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल प्लान लेना है अनअकैडमी से, ठीक है। आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, अपने एग्जाम के हिसाब से कि आपको एग्जाम कब पड़ रहा है, ठीक है। रिकमेंडेड ये होता है कि 12 महीने और 24 महीने। क्यों 12 महीने और 24 महीने में सिर्फ 1000 रुपये का फर्क आता है आपके पास टोटल कॉस्टिंग में, और आपको डबल टाइम मिल जाता है। और कई बार एग्जाम थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा लंबा खिंच जाता है, तो भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रहता है, PDF आप देख पाते हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख पाते हो, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोड यूज करना है आपको RB10। अनअकैडमी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, कोई भी एग्जाम है, ठीक है, चाहे अगर हम बात करें CSC, UPSC, CSC, रेलवेज, बैंकिंग, ठीक है, नीट, JEE, कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हो अनअकैडमी से, कोड याद रखो RB10, ये मेरा कोड है। इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पे उस टाइम पे चल रहा होगा, वो सारा का सारा डिस्काउंट आपको इसी कोड को अप्लाई करते ही मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, उसके बाद SSC एग्जाम सेलेक्ट करा, या जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो वो एग्जाम सेलेक्ट करा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा, उसके बाद RB10 कोड लगा दिया, ठीक। कोड अप्लाई करते जो भी डिस्काउंट है साथ के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी क्रेडिट्स हैं तो वो भी रिडीम कर पाओगे आप कुछ, तो और भी सस्ते प्लान्स पड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये SSC एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। सभी एग्जाम्स में यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अनअकैडमी से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो आई होप मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। बाकी 5 अक्टूबर से मेरा एक अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कराया जाएगा CGL CHSL के लिए। अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आप उसमें एनरोल कर सकते हो, डेली लाइव क्लासेस होंगी, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। और ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हो तो मुझे मैसेज तो कर ही सकते हो, लाइव क्लास में आके क्लास के एंड में आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल देयर, राइट। बाकी स्पेशल क्लास होती हैं वो तो सभी लोग देख सकते हैं, उसमें भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है आप मुझे फॉलो करो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोगों से यही अलविदा ले रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।